हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर क्लासेस। इस क्लास में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर उसने बोला है, आइए मैं साथ साथ ड्रॉ करता हूँ। ये लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर आपके सामने मैंने बनाया। अच्छा, ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। वो बोल रहा है कि उसका क्यू राइट एंगल है। क्यू राइट एंगल है, मैंने यहाँ पर क्यू बनाया, क्यू राइट एंगल है। वो आपसे बोल रहा है, आपसे फाइनली पूछ रहा है, आपको कुछ कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि पी आर और क्यू आर का सम इतना है, क्यू आर पी क्यू इतना है, तो डिटरमिन कीजिए साइन पी कॉस पी टेन पी। आपसे उसने साइन पी कॉस पी टेन पी पूछा है, तो मैं पी को यहाँ रखना प्रेफर करूंगा और क्यू को यहाँ पर। क्यों? सॉरी, क्यू तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, मैं आर को यहाँ पर रखूंगा। पी क्यू आर, पी क्यू आर। मैंने पी को ही यहाँ पे क्यों रखा? क्योंकि अगर पी यहाँ पर रहेगा तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जिसको आप हमेशा से परपेंडिकुलर समझते आ रहे हैं, वो आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज रहेगी। तो इसलिए मैंने पी को यहाँ पर प्रेफर करा रखना। अच्छा, गिवन क्या है आपको? पी क्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, उसने आपसे पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी। अगर तीनों साइड्स आपको पता होती तो ये कितना आसान क्वेश्चन हो जाता, लेकिन उसने आपको कुछ कंडीशन इस बार दे दी। इसका सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ से शुरू करूं, आपको उसने पी आर प्लस क्यू आर का सम दे दिया है 25। आपको पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि पी आर का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके स्क्वायर के बराबर? पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करता हूं मैं। पी आर की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? नहीं गिवन है। अच्छा, आप अगर इसको ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को जो आपको गिवन है, मैं यहां से पी आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? पी आर की वैल्यू यहां से आ सकती है 25 माइनस में क्यू आर। 25 माइनस में क्यू आर, ये देखिए आपकी वैल्यू आ गई। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह लीजिए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देखिए, मैं अभी बताता हूं आपको कैसे आपकी हेल्प करेगी। देखिए, पी आर की जगह आप ये पुट कर सकते हैं क्या? 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। इधर देखिए, पी क्यू कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में था, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर को आप क्यू आर स्क्वायर रहने दीजिए। अब इससे मेरे को क्या बेनिफिट मिला? पूरी इक्वेशन ये क्यू आर में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं ऐसे क्यू आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइए यहाँ पर आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। अगर a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, यानी कि 25 इंटू में क्यू आर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं, इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊं, अब आपने क्या, आपने आइडेंटिटी तो अप्लाई कर दी। अब क्वेश्चन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, यहां पर था क्यू आर का स्क्वायर, यहां पर है प्लस में 25 के साथ है यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा, 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। कितना हो गया? 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 टू जा हो गया आपका 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25 प्लस में क्यू आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यू आर स्क्वायर इस तरफ भी है और इस तरफ भी कट जाएगा। कैसे कट गया है? अगर आप इस क्यू आर स्क्वायर को इस तरफ लेके जाते तो माइनस का हो जाता, तो भी वो कटना ही था, तो मैंने अभी इसको कट कर दिया। अच्छा, आगे आगे देखिए, आप क्या आगे आपके पास क्या बचा? आगे आपके पास क्या बचा? इधर बचा आपके पास 625 माइनस 50 क्यू आर, 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। ये वैल्यू आपके पास बची, ये बची है, तो आप इसको 50 क्यू आर, यहाँ से 50 क्यू आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 600। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो क्यू आर की जो आपकी वैल्यू आई वो आ गई 12, वो आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर।
अगर आपका QR12 आया है, अगर आपका QR12 आ गया, आपको QR निकल गया, यानी कि आपको क्या चाहिए, आपका मेन टारगेट क्या है, आपका मेन टारगेट है कि आपके पास इस ट्राइंगल की सारी साइड्स हो, आपके पास QR भी एक साइड निकल के आ गई। अब देखिए नाउ इक्वेशन फर्स्ट क्या है, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट है, ये देखिए ऊपर ये रही, PR इज व्हाट, 25 माइनस में QR, 25 में से QR माइनस करोगे, QR अभी आपका 12 निकला है, तो आपकी ये आ जाएगी साइड, जो PR साइड आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। अगर ये 13 सेंटीमीटर आ गया है तो आपके लिए सब इजी हो चुका है, आपके लिए सब इजी हो चुका है, आपका QR भी आ चुका है, आपका QR कितना है, आपका QR आपका आया 12 सेंटीमीटर, ये आपका आया 13 सेंटीमीटर। अब आपसे वो कुछ भी पूछे आप बता देंगे। आपसे उसने क्या क्या पूछा है, आपसे उसने 3 चीजें पूछी हैं, कौन कौन सी, आपसे उसने पूछा है, अब आप बताइए साइन P कितना होगा, बताइए कॉस P कितना होगा, और बताइए टेन P कितना होगा। देखिए अगर ऐसा है तो आप सभी को याद होगा एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, दैट इज पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। और आपको पता होगा कि जो ये रेशो होते हैं, ये जो रेशो आपको होते हैं, ये जो रेशो गिवन होते हैं, ये रेशो जो फर्स्ट रेशो होता है P/H का, वो होता है साइन का रेशो। वो किसका रेशो होता है, ये साइन का रेशो होता है फर्स्ट वाला, इस कॉस का टेन का। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, 10th क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज खत्म ही हो गई, तो आपको इतना पता होना चाहिए। अच्छा, क्या मेरे को कुछ चेक करने की जरूरत है कि कहीं परपेंडिकुलर और बेस चेंज तो नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि एंगल आपका P है हर केस में, तो एंगल के सामने वाली साइड यानी कि ये परपेंडिकुलर ही है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कीजिए। जैसे साइन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपका परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, यानी कि 12/13 यानी कि 12/13 आपका आंसर आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आपका आंसर आया 12/13। अच्छा, कॉस निकालना होगा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऊपर जाके देखिए बेस क्या है आपका, बेस आपका 5, हाइपोटेन्यूज आपका 13, तो 5/13 हो गया, 5/13, 5/13, ये हो गया आपका 5/13। इसी के साथ 10P, जो आपका 10P होगा वो क्या है 10P, 10P क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5, 12/5, 12/5, 12/5 इज द रेशियो ऑफ 10P। इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे, इसी एक्सरसाइज का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और अपनी आंसर के लिए जस्टिफिकेशन भी देनी है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा फॉल्स है, और ऐसा क्यों। मैं जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया था, इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज केवल एक चीज पे हुई है, जो कि ये है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इस आइडेंटिटी पर सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इस वाली केवल एक ये वाले एक निमोनिक्स पे सारी के सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आइए मैं अब इसके बारे में आपको कुछ बताता हूं। देखिए अब आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट जो है वो बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है क्या 10a हमेशा एक से छोटा होता है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। आप देखिए 10 क्या होता है, 10 होता है 10 इज व्हाट 10a, 10a इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ऐसा तो नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल भी हो सकते हैं, हो सकता है कभी कभार कि परपेंडिकुलर आपका ज्यादा हो बेस कम हो, तो वो एक से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि 10a की जो वैल्यू होती है वो एक से बड़ी भी हो सकती है, एक से छोटी भी हो सकती है, और एक से बड़ी भी हो सकती है, एक से छोटी भी हो सकती है, और एक के बराबर भी हो सकती है। क्यों, मैं कैसे बोल पा रहा हूं ये, आप ये सोचिए कि परपेंडिकुलर और बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल के, एक राइट एंगल ट्रायंगल के, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप मान लीजिए तो इसका जो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये मान लीजिए इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल भी हो सकते हैं, कई बार इक्वल होते हैं तो ये 1 आ सकता है। कई बार हो सकता है कि बेस आपका छोटा हो, परपेंडिकुलर ज्यादा हो तो वैल्यू एक से बड़ी आ सकती है। कई बार वो बेस बड़ा हो परपेंडिकुलर छोटा हो तो वैल्यू छोटी भी आ सकती है, यानी कि तीनों पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरी वो पक्का फॉल्स है।
उसने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, गलत बोल रहा है वो, जबकि ये लेस देन 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और आपका ऑलवेज हमेशा तो लेस देन 1 नहीं होगी ना, तो कभी लेस देन 1 भी हो सकती है, कभी 1 भी हो सकती है, कभी 1 से ज्यादा भी हो सकती है। आइए सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या sec a 12/5 हो सकता है। आप ये सोचिए sec होता क्या है, sec होता है ये रहा आपका sec इज दिस इज सॉरी 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 ये आपका sec होता है, मतलब ये वाली जो वैल्यू होती है ये आपकी sec होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनिस अपॉन में बेस, हाइपोटेनिस अपॉन में बेस। sec होता है आपका जो sec थीटा होता है वो क्या होता है, sec इज हाइपोटेनियस, sec a इज हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब आप देखिए, अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, ये 12 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाइपोटेनियस बड़ा होता है और बेस छोटा होता है, ट्रू। इसको मैं तुरंत कहूंगा ये कैसी स्टेटमेंट है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है और बेस छोटा हो सकता है, तो यानी कि ये सेकंड जो स्टेटमेंट है वो पक्का ट्रू हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं अपनी, थर्ड स्टेटमेंट में अगर मैं आऊं अपनी, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, बोलती है थर्ड स्टेटमेंट क्या cos a ही एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है cosec कैंट की। बिल्कुल गलत, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्यों, आप सभी जानते हैं, फॉल्स, आप सभी जानते हैं अगर आपने पूरे लेक्चर मेरे अच्छे से पढ़े कि कॉसेक कैंट, कॉसेक का इसका एब्रीविएशन कॉसेक होता है, इसका एब्रीविएशन क्या होता है, कॉसेक, जबकि कॉस किसका एब्रीविएशन होता है, कोसाइन का। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स। मैं इसको रफली आपको बता रहा हूं, तो आप राइटिंग पे ना जाए, आप ध्यान से चीजों को समझने पे ध्यान दें बस। अच्छा फोर्थ पार्ट अगर मैं इसका देखूं, फोर्थ पार्ट बोल रहा है क्या कॉट ए को, क्या हम कॉट ए को कॉट मल्टीप्लाई बाय ए लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। देखिए ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है कि आप 4x है तो आप 4 को अलग, x को अलग, ये कॉट का एक एंगल है। अगर कॉट की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है अगर इसके साथ एंगल नहीं है, ये इसी के साथ ही रहेगा, ये अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका एंगल है। मतलब आप इस हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ स्पेसिफिक एंगल होता है तो वो उसके साथ ही रहता है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते मल्टीप्लाई में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अच्छा लास्ट स्टेटमेंट जो कि फिफ्थ है, फिफ्थ आपसे पूछ रहा है कि क्या साइन कभी भी, साइन थीटा कभी भी 4/3 हो सकता है। मैं कहूंगा फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स। क्यों, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस तो हमेशा बड़ा बड़ा होता है, तो हाइपोटेनिस छोटा कैसे हो सकता है, यानी कि स्टेटमेंट कैसी है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके अच्छे से अगर आप कर रहे हैं इसको, तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से इसकी नोटबुक कीजिए, और ये S7 में आपका बहुत अच्छे मार्क्स आपको देकर के जाएगी ये पूरी एक्सरसाइज। और यही बेसिक है, यही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं करी तो आप आगे ट्रिग्नोमेट्री को समझ नहीं पाएंगे, चाहे वो कोई सी भी एक्सरसाइज क्यों ना हो। यहीं से सारे इसके लिंक हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ते रहिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।